एक बार फिर स्वागत है आप सबका। मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और हमारे साथ आज 3 कवि और साहित्य के रचनाधर्मी हमारे साथ में हैं। मानसी द्विवेदी जी हैं, हमारे साथ शेखर त्रिपाठी जी हैं और विख्यात जी हैं। नाम में भी विख्यात है और काम भी विख्यात होने वाला है, आप निरंतर कर रहे हैं। आज हम याद कर रहे हैं सुब्रमण्य भारती जी को, जिन्हें महाकवि की उपाधि दी गई और भरतियार, महाकवि भरतियार के नाम से भी उनको जाना गया। जीवन पर्यंत उन्होंने अपनी भूमिका जिस रूप में अदा की, आज हम पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग भाषा में, अलग बोली बानी में बात करने वालों को उस भाव को समझना होगा, क्योंकि देश में जितनी विविधता है, जितने रंग हैं, वो जब साथ होंगे तब एक गुलदस्ता बनेगा। और ऐसे गुलदस्ते की दरकार बहुत है और अनुभव का संसार भी बहुत है। हम जितनी भाषाओं के साहित्य को, रचनाओं को अध्ययन करते हैं, उतने अनुभव हमारे पास आते हैं। हम अपनी भाषा के सम्मान के साथ सभी भाषाओं के मान सम्मान को समझें, विस्तार दें। मानसी जी, कितना ज़रूरी है ये? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हिंदुस्तान है ना, उसकी जो खूबी है वो यही है, सम्मिश्रण, मिश्रित हो जाना। वो चाहे जिस भाषा का व्यक्ति हो, जब वो कुछ सुना रहा होता है तो ऐसा नहीं कि पूरा आप समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरा समझने से कहीं बेहतर रिस्पॉन्स करते हैं, वाकई है ना। तो ये जो हिंदुस्तान है, ये वाकई बहुत महान है। यहाँ पर सारी भाषाओं का सम्मान होता है, ये ऐसा प्रायः होता नहीं है। हमारे यहाँ जो उर्दू को हम अपने उसमें एक स्तर पे रखते हैं, वो भी बहुत अनूठा है। कोई बुंदेलखंड से आता है, वो अपना पढ़ता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत अनूठा होता है। कोई अवधि में अपने काव्य संकलन का वो देता है, तो हमें वो भी बहुत अच्छा लगता है। रामचरितमानस वैश्विक स्तर पे जाना जाता है, खम्बन की रामायण वैश्विक स्तर पे जानी जाती है, जबकि एक साउथ का है और एक अवधि का है। दोनों भाषाओं में बहुत अंतर है, उत्तर और दक्षिण है पूरा। हाँ, पूरा भाई अलग है। लेकिन बताइए कि जिसने रामचरितमानस पर थोड़ी भी कभी समीक्षा की होगी, उसको खम्बन की रामायण के बारे में पता ना हो, उत्तर रामचरितम के बारे में पता ना हो, कैसे संभव है? एक संस्कृत में, एक उसमें दक्षिण में, एक यहाँ पे अवधि में, है ना, अलग अलग है। लेकिन हम वो लोग हैं, हम वो भारतीय लोग हैं जिनको मिश्रण अच्छा लगता है। हमारे यहाँ खिचड़ी भोज का आयोजन इसीलिए होता है, खिचड़ी, तड़ी, बहुरंगी थाली। हाँ, हम ना सम्मिश्रण वाले लोग हैं। तो जैसे आपने हिंदी और उर्दू के तमाम सारे मंच देखे होंगे, लेकिन आपने अंग्रेजी कविताओं के मंच नहीं देखे होंगे। लेकिन कई बार होता है कि कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं और वो मंच तक भले न जाए। भाई सरोजनी नायडू ने कितने उसमें कितनी छोटी उम्र में उन्होंने पहली वो कविता लिखी, वो 9th या 6th ऐसे कुछ इसमें स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। लेकिन हम उनकी कविता भी पढ़ते हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं। और कई बार आज की जो जनरेशन है, वो तो कुछ लोग बहुत कमाल कर रहे हैं, वाकई बहुत कमाल कर रहे हैं। हम कई बार ये चर्चा करते हैं कि कोरोना ने ये खा लिया, वो कर दिया, लेकिन जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो कुछ बहुत अच्छा काम कर रही है। चिंतन का अवसर दिया। हाँ, चिंतन का अवसर दिया। ऐसा नहीं है कि सारा नुकसान ही हुआ। कुछ नई प्रतिभाएं प्लेटफॉर्म पे आई, जिनके बारे में हम ना जानते थे ना सुनते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी विभूतियां सामने थी, तो हम वही सुन लिया करते थे, वही जान लिया करते थे। हम नवांकुरों को जानते तक नहीं थे। लेकिन हमने उनकी प्रतिभाएं देखी, उनकी उर्दू शायरी पढ़ी, उनकी हिंदी कविताएं देखी, उनकी बहुत विशुद्ध परिष्कृत शैली देखी। तो जो हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारी यही खूबी है कि हम सम्मिश्रण के लोग हैं। हम सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें एकदम साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल, साथ लेकर चलना भी हमारा मूल आधार होना भी चाहिए, क्योंकि जितना मिलेगा उतना बढ़ेगा और जितना बढ़ेगा उतना दिखेगा, क्योंकि उसमें बहुत तरह के तत्व सम्मिलित होते हैं। आप का जो रचना संसार है, वो कितनी तरह के अनुभवों से जुड़ा हुआ है और वो अनुभव कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि जब साहित्य की रचना का भाव आता है तो अनुभव बहुत आवश्यक है। तो अनुभव का ये संसार विकसित कैसे हुआ आपका? मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, जो कि मैं आपके चैनल के जरिए भी मैंने कभी बताया हुआ है। क्योंकि मैं जब 9 साल की आयु थी मेरी, तो उस दौरान मेरे स्कूल में एक प्रतियोगिता की जा रही थी। तो उसमें जो किताब होती थी, जिस पे देशभक्ति गीत के नाम से एक 5 रुपये की किताब होती थी, हम आपने सबने देखा हुआ है। तो उस किताब से मैंने एक गीत तैयार किया था। वो गीत मैं आधा अधूरा तैयार कर पाया था। मेरी जो किताब थी वो चोरी हो गई थी। तो उन्हें पिताजी से कहा रोते हुए, तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर ऐसा कुछ है तो फिर अपने आप से कुछ लिख लो। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने एक गीत उसी के ज़मीन पे एक शुरू करके मैंने उससे लिखा, फिर मैंने उसे वहाँ पे सुनाया।
मैंने देखा कि उसके बाद में फिर लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे थे। 2-4 साल ऐसे ही बीत गए। फिर क्या होता था कि जब जीवनी में कभी कुछ लिखता था किसी भी कवि के बारे में, तो मैं उनको पढ़ के जाता था, लेकिन जब मैं उसे उत्तर पुस्तिका में लिखता था तो मैं उसको एक राइमिंग वर्ड उसके तुकांत मिला के फिर एक कविता के रूप में लिख के आता था। ये सिलसिला ऐसे ही चला। घर में कोई भी साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं था, किसी का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि कोई घर में कवि हो या फिर पत्रकार भी हो, ऐसा कोई कवि नहीं था मेरे घर में। तो ये सब सिलसिला ऐसे ही वहाँ से शुरू हुआ है। एक बात मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, मेरे बचपन में मुझे याद है, वो कहते थे कि लखनऊ में एक परिवार रहता है जहाँ पे लोग संस्कृत भाषा में ही पूरी दैनिक बोलचाल की जो उनकी भाषा है वो संस्कृत है। होता क्या था कि उनके घर में अगर दूध वाला भी जाता था तो उसको भी उन लोगों ने ऐसा सिखा रखा था, अखबार वाले को भी सिखा रखा था कि वो गेट पे आके 1 मिनट संस्कृत में उन लोगों से बात करता था, फिर उसके बाद में वहाँ से जाता था। मुझे ये जानना चाहिए, हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारी जो भाषा है उसको यदि हम अपने आदतों में शुमार कर लेंगे, हम जितना अंग्रेजी भाषा को महत्व देने लगे हैं आज के हमारे जो परिदृश्य को हम सब देख ही रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग अंग्रेजी को जितना महत्व दे रहे हैं, अपने बच्चों को जितना अंग्रेजी सिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप संस्कृत भाषा भी सिखाइए अपने बच्चों को, आप अपनी स्थानीय भाषा सिखाइए, आप हिंदी भाषा सिखाइए। मेरा एक बड़ा ही प्यारा मित्र है भानु सक्सेना, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। तो भानु ने कभी कुछ लिखा था हिंदी भाषा के लिए कि जो है जीवन से हार चुके, जो है जीवन से हार चुके, उनको भी आशा देती है, माता के जैसा प्यार हमें ये हिंदी भाषा देती है। अज्ञेय की है, भूषण की है, तुलसी की है, कबीरा की, खुसरो की है, बच्चन की है, हिंदी भाषा है मीरा की। धरती से अंबर तक फैला हिंदी का विस्तार देख लो, दिनकर पंत निराला भी है, हिंदी का परिवार देख लो। नभ में चांद सितारे जब तक, तब तक ये आबाद रहेगी, हिंदी जिंदाबाद रही है, हिंदी जिंदाबाद रहेगी। बिल्कुल, भारत की राजभाषा हिंदी है जी। बाकी भाषाओं का मध्य है, इसलिए भाषाओं को आपस में बहनें कहते हैं, कई लोग मौसियाँ कहते हैं। तो ये सब बहनें हैं अलग अलग, और सब जुड़ती हैं तो एक बड़ा परिवार बनता है। और भारत में न केवल जलवायु विभिन्न प्रकार की जो दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है, भाषाएं भी इतनी दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं हैं, संस्कृति के अलग अलग स्वरूप भी कहीं दुनिया में उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए इस विविधता के बीच में एकता की बात होती है, और एकता ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम एक रूप में दिखते हैं तो विशाल और बृहद दिखते हैं और दुनिया के सामने अलग ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विख्यात जी, आप इसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे? ये जैसा कि मानसी दीदी ने बताया कि हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ही ये विविधता है। ये विविधताएं होने के बावजूद हम एक साथ बैठते हैं। बताया गया, हम काव्य मंचों के लोग हैं, हमारे यहाँ भी बोला जाता है कि अवधि के 2 कवि जरूर होने चाहिए कवि सम्मेलन में। अगर ये कवि सम्मेलन अवधि के अंचल में हो रहा है तो वहाँ अवधि के 1-2 कवि आपको जरूर मिलेंगे। अगर वो बुंदेली के अंचल में हो रहा है तो बुंदेली के 1-2 कवि आपको जरूर मिलेंगे। तो ये व्यवस्था पहले से चली आ रही हमारे यहाँ पे कि जो ये भाषाएं हैं, क्योंकि इन जो लोक भाषाएं हैं उनका भी अपना एक अलग मिठास है उनकी, और उनका संप्रेषण बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ज़्यादा मतलब पक्का होता है पब्लिक के बीच में जाने पे, है ना। तो अच्छा, कविता क्या है कि कविता हर एक जितनी भारतीय भाषाएं हैं सब में कविता, भारत के बाहर की भाषाओं में भी कविता लिखी गई, यहाँ भी लिखी गई। बस ये है कि यहाँ जो कविताएं लिखी गई उनके उद्देश्य ज़्यादा थे, बाहर जो कविताएं लिखी गई उनके उद्देश्य कम थे, सीमित उद्देश्यों में लिखी गई। यहाँ बहुत सारे उद्देश्य रहे। यहाँ आपने जागरण की बात की, स्वतंत्रता संग्राम, अभी मैंने जोड़ा भी आज़ादी का अमृत महोत्सव, कविताएं उस संदर्भ में भी लिखी गई। कविताएं सूर कबीरा वाली भी लिखी गई, भगवान भक्ति रस, ज्ञान मार्ग, सारा कुछ लिखा गया। तो साहित्य जो है हमारा इतिहास भी साहित्य से बड़ा प्रेरित है। हम इतिहास भी जो हमने देखा है, हमने बहुत कुछ पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बहुत कुछ हम चंद्रवरदाई जी की वजह से जानते हैं, क्योंकि बाहर के इतिहासकार जो लिख गए वो तो एक अलग का इतिहास था, लेकिन जो लोक इतिहास है वो हमारा साहित्य है। मैं 4 पंक्तियां और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि कविता भी एक तरह से सेतु का काम कर रही है। कविता, मानसी दीदी ने बताया कि हमारी भाषाएं इतनी ज़्यादा, हमारी भाषाओं में इतना ज़्यादा इलास्टिक हैं भाषाएं कि किसी दूसरी भाषा के शब्दों को मिला लेंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। उर्दू के शब्द प्रयोग कर लेते हो, आप हिंदी बोल रहे हो, आप अंग्रेजी के शब्द प्रयोग कर लेते हो, आप अवधी बोल रहे हो, आप अवधी में भी अंग्रेजी के शब्द प्रयोग कर लेते हो, और इतनी खूबसूरती से प्रयोग करते हैं कि सामने वाला समझता है अच्छे से। तो कविता भी सेतु का काम करती है और सारी भाषाओं के बीच बना एक सेतु है। मैं 4 पंक्तियाँ उस कविता को देना चाहता हूँ जिस कविता की वजह से हम सब लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, आपके आमंत्रण पे हम यहाँ तक आए हैं।
मैं सिर्फ 4 पंक्तियाँ उस कविता के नाम करता हूँ कि जायसी की पद्मावत, कबीरा की साखी, कभी मीरा का गरल वाला प्याला बनी कविता, तुलसी के राम, सूर सागर के श्याम, कभी गोकुल की गलियों का ग्वाला बनी कविता, क्या बात है। वरदाई भूषण सुभद्रा महादेवी, कभी मैं दिनकर मैथिली निराला बनी कविता, जब जब पापियों के द्वारा सूर्य ढाका गया, अंधकार मेट के उजाला बनी कविता। बहुत सुंदर, बहुत। और इसीलिए केशवदास के लिए भी कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो गंभीर घाव कई बार अभिव्यक्ति के माध्यम से आपके अंतर्मन पर वो चोट देना है, ताकि एक प्रेरणा का वो पुंज निकले कि अगर ज़रूरत क्रांति की है तो एक क्रांतिवीर तैयार हों, ज़रूरत शांति की है तो शांति के दूत तैयार हों, ज़रूरत प्रेम की है तो प्रेम की धारा को जोड़ने वाले तैयार हों, और ज़रूरत वात्सल्य की है तो माँ की ममता का प्रस्फुटन हो। तो ये ज़रूरी है, और ये संप्रेषण की आधार स्तंभ के तौर पर भाषाएं हैं, और उन भाषाओं की भूमिकाएं भी हैं। आप खुद भी तमाम तरह की भावों को अभिव्यक्त करती हैं। तो ऐसे में आज आपके मन में ऐसा कौन सा भाव आ रहा है अभी जो चूंकि अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित है? अभी चूंकि भाषा की बात हो रही थी, तो हिंदी हमारे लिए प्रणम्य है, और संस्कृत की बात हो रही थी, तो संस्कृत तो हमारे सिलेबस में अनिवार्य संस्कृत के रूप में पढ़ाई जाती थी। एक बात और होती है कि हमारा परिवेश कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो हमने बचपन से अपने घर में देखा कि विशुद्ध हिंदी बोलने का एक वो था कि पिताजी इतने सधे हुए थे कि उनके सामने आप अच्छी हिंदी बोले तभी ठीक था। प्रकाश बोलना है, उच्छृंखल बोलना है, मतलब वो ऐसे जो शब्दों का जो चयन होता था, शब्दों का चयन नहीं खराब होने देते थे, हमेशा टोक देते थे। उसका कहीं ना कहीं फायदा भी मिला, क्योंकि एक बात और है कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो जितनी भी डांट डपट होती थी वो इस लाइन को पढ़ के सुन के वो हजम हो जाती थी कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, माने कि हम इस डिसिप्लिन में महानता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो कुछ बुरा नहीं लगता था। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी हमारी माँ सरीखी, हिंदी हमारी माँ सरीखी, हिंदी हमारी माँ सरीखी, हम सभी संतान हैं और हम इसी हिंदी के बल पर बन गए दिनमान हैं। हम इसी हिंदी के बल पर आज इतने सारे लोग सुनते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे मंच मिलते हैं, तो वो सब हिंदी की देन है कि हम इसी हिंदी के बल पर बन गए दिनमान हैं और भाल पर हिंदी के उस बिंदी सी सजना चाहती हूँ। क्या बात है यही अरमान, हिंदी तुझ में रमना चाहती हूँ। क्या बात। तो हाँ, ये है। और अभी जैसे हो रहा था ना कि हमारी भाषा जो है, हमारी जो संवेदना है, वो हम कभी लोरी लिख लेते हैं, तो कभी आरती लिख लेते हैं, तो कभी हम करुण रस की कुछ पंक्तियाँ लिख लेते हैं। तो एक मैं आपको ऐसे ही सुनाती हूँ। मैंने लिखा कि राम पर कुछ ऐसा लिखा कि हम उस ईश से एक प्रार्थना करते हैं। उस पे सुनेगा कि रूपक दे उपमा रस व्यंजन, ज्ञान के कोश गुनागर दे दे। क्या बात है। ज्ञान के कोश गुनागर दे दे, ओ घोर विकार उठे उर में तब, राह देखा भव सागर से दे, राह देखा भव सागर से दे। डूब रही नौका संभले, कुछ भाग्य से तारे उजागर दे दे, कुछ भाग्य से तारे उजागर दे दे। ओ सिंधु की चाह नहीं मुझको प्रभु, पूरा समंदर कौन मांगता है कि सिंधु की चाह नहीं मुझको, बस सागर से कुछ गागर दे दे। सिंधु की चाह नहीं मुझको, बस सागर से कुछ गागर दे दे। तो गागर में सागर भर देना ही कवि का अंतिम लक्ष्य है, और ये भाव को प्रभावित करे। और वैसे भी कहा गया है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, लेकिन ये दास होना नकारात्मक नहीं है, बल्कि परिस्थितियाँ ही व्यक्ति का निर्माण करती हैं और व्यक्तित्व बनता है। और व्यक्तित्व बनाने के लिए ज़रूरी है कि हर तरह की परिस्थितियों से आपको गुजरना का अवसर मिले, और ये न भी मिले तो अनुभव का अवसर मिले,
और अनुभव का अवसर न भी मिले तो साहित्य के माध्यम से आप उसको अनुभूत कर सकें, ये बहुत आवश्यक है। तो एक छोटा सा अल्प विराम और फिर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो भारतीय भाषाओं का ये उत्सव है, भारतीय भाषा दिवस, उसमें कुछ और चिंतन, कुछ और रचनाएं और कुछ और भावाभिव्यक्ति सुनने, देखने और अनुभव करने को मिलेगी। तो छोटा सा अंतराल, सुनते रहिए रेडियो जय घोष। जय